क्लास 8 के लिए हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है। कई दिनों के मेहनत के बाद एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब उस चैप्टर का हमने ट्राई किया है कि छोटा सा, क्योंकि एक बेसिक की कंसेप्ट क्लास 8 के बच्चे को समझ में आना चाहिए कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें कितना दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रखना है, दैट इज़ ओनली मैटर। एक दिन के चैप्टर में तुम जो जान जाओ तुम होशियार हो गए, लेकिन 6 महीने साल भर तुम्हें याद है, अभी के पढ़ा हुआ चीज़ 9th में जाते हो तो तुम्हें याद है। फॉर दैट हमें अपने जितने बड़ा सा चैप्टर है जिसको हम लोग 10 दिनों में कंप्लीट किए हैं, उसे एक दिन में कंप्लीट, आधा घंटा में कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग शुरुआत किए थे, पहला चैप्टर सेल से स्टार्ट किया गया था। बेसिक लाइफ के बारे में जानकारी स्टार्ट किए थे। तो लाइफ, जैसा कि दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है लाइफ जो है दैट इज मेड अप बाय सेल, एवरीवन नो दैट। और ये सेल का डिस्कवरी वगैरह रॉबर्ट हुक ने किया था 1665। इट इज़ अबाउट हिस्ट्री इन कॉर्क। पेड़ों के छाल से, बार्क में से आप थोड़ा सा कुछ निकालते हैं, छिलका, उसको छीलकर सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉल्ड सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल कहा था। दूसरे भाषा में सेल कहते हैं, सेल का लिटरल मीनिंग होता है छोटा डिब्बा, स्मॉल डिब्बा, ठीक। अब उन्होंने किसी दूसरे भाषा में इजाद हुआ था तो सेल कहा जा रहा था। अगर हम लोग याद किए होते तो डिब्बा कहते कि लाइफ इज मेड अप बाय डिब्बा। थोड़ा सा बात करते हैं लाइफ में। हम बात करें तो लाइफ में कई सारे लाइफ है। तो लाइफ, अगर हम लोग अपनी बात करते हैं तो हम लोग में सेल को, बहुत सारा सेल अगर मिल जाता है तो उसे टिश्यू कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। बहुत सारा टिश्यू मिल जाएगा तो ऑर्गन बनेगा, ठीक। ऑर्गन, अगर एनिमल की बात करें तो लीवर इज़ द ऑर्गन, किडनी इज़ द ऑर्गन। अगर प्लांट की बात करें, लीफ, स्टेम और रूट इज़ द ऑर्गन। अगर सभी मिल के काम करने लगे तो कहते हैं उसे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दिख रहा है आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये यहाँ दिखने को साफ साफ मिल रहा है आपको, ठीक। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। तो कहिएगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो सेल का बना है, साथ ही साथ उसमें टिश्यू भी है विच इज़ द ग्रुप ऑफ सेल, साथ ही साथ ऑर्गन से बना हुआ है विच इज़ द ग्रुप ऑफ टिश्यू, और साफ सभी ऑर्गन मिलके काम भी करते हैं। दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। ये एक संस्था हुआ, ठीक। आसान सा बात कर रहे हैं। एक और छोटा सा वर्ड भी पर ध्यान दे देते हैं आपको। सेल को स्टडी कहते हैं साइटोलॉजी, LOGY। लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। बायोलॉजी में भी लॉजी है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ो लॉजी और पढ़ो जी। सेल को डिफाइन किया जाता है 2 कीवर्ड के साथ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चरल? एक सिंपल लाइन में आप समझाने को कई तरह से समझा सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल का जैसा भी अरेंजमेंट होगा, इन दैट वे हमारा एक लाइफ बन के तैयार हो जाता है, स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल की बात करें तो वट एवर एक्टिविटी, कुछ तुम नेम द एक्टिविटी, चलते हो, बोलते हो, भागते हो, कूदते हो, हार्ट बीट करता है, एवरी एक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ सेल। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ इज द मीनिंग ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। डन। थोड़ा और बात करते हैं सेल की डाइवर्सिटी। मतलब हम सेल के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं। सेल से मिलकर क्या क्या हो सकता है, सेल का डेफिनेशन वगैरह क्या है। सेल से अगर हम बढ़े तो सेल पूरे अर्थ पर, पूरे बॉडी में, अपने ही बॉडी में सभी सेल एक जैसे नहीं होते, वैरायटीज़ होता है। वैरायटी जो कहते हैं डाइवर्सिटी, सेल डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ नंबर, कि कोई एक नंबर का टर्म में बात करें तो किसी लाइफ में जाना पड़ेगा। लाइफ में किसी के पास एक सेल है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलर, ओनली वन सेल, यूनिसेलर, UNI, यूनि मतलब एक होता है, एक सेल के हैं। और जितने भी लाइफ के लिए रेगुलर एक्टिविटीज़ है, एवरी एक्टिविटीज इज कंप्लीटेड बाय दैट सिंगल सेल। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल होते हैं। बहुत सारे सेल हैं तो शायद काम का बंटवारा कर लिए होंगे कि थोड़ा सा काम आप कर लो, थोड़ा सा काम आप कर लो। मल्टी सेलुलर सेल डिस्ट्रीब्यूटेड देयर वर्क, ठीक। बात करते हैं, इसमें क्लास वर्क लिखे हुए हैं, CW लिखे हुए हैं, इसलिए लिखे हुए हैं कि आप क्या करना, बुक से देखना कि क्या बुक में एग्जाम्पल वगैरह दिया है क्या, तो लिख लीजिएगा। शेप की बात करते हैं। शेप में भी वैरायटी है, सभी के सभी एक शेप के नहीं होते हैं, अलग अलग शेप के भी होते हैं। जैसे कि शेप के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अलग अलग शेप का होने का पीछे रीज़न क्या है। जैसे कि रिलेटेड विद देयर फंक्शन, जैसे अमीबा, इन द केस ऑफ अमीबा अगर हम बात करें, अमीबा के केस में उसका शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलरिटी इन देयर शेप
वो अपने फूड को कैप्चर कर पाता है। अपने बॉडी में WBC होता है, WBC फाइट कर पाता है। फॉर दैट अगर उन्हें फाइट करना है, अगर उन्हें कुछ खाना है तो उनके शेप को चेंज करना पड़ेगा। विदाउट दैट वो फूड को नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनका शेप इरेगुलर है। किसी का लंबा होता है, जैसे नर्व सेल अपने बॉडी में ब्रेन में होता है न्यूरॉन, नर्व सेल मैसेज लेता है, दिमाग के पास मैसेज आता है और जाता है। उसके लिए जितना लंबा हो सके सेल उतना अच्छा होगा फॉर कंडक्शन। कंडक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, नो प्रॉब्लम। तो एक बेसिक सा अगर देखा जाए तो हम लोग बेसिक सा एक लाइफ से स्टार्ट करते हुए एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आपको एक सामने दिख रहा है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। ये मेरा तरीका हो गया और आप अपने तरीके से भी इसको लिखने का पूरा ट्राई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बात करते हैं, एक अनदर टॉपिक की तरफ बात करते हैं, और वो है सेल का रिक्वायरमेंट। सेल का रिक्वायरमेंट मतलब कि कोई भी सेल हो, प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, इवन अभी आप छोटे हैं फिर भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का सेल हो, ईस्ट का सेल हो। कई तरह के लाइफ हैं अर्थ पर, केवल प्लांट और एनिमल नहीं है, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के लाइफ हैं। कभी भी हम लाइफ की जब बात करेंगे तो अब वायरस की बात नहीं करेंगे। वायरस लाइफ नहीं है, लाइफ है और नहीं भी एक बीच में होता है। वायरस कन्फ्यूजन है, वायरस एक्सेप्शंस है। देख ही रहे हो वायरस का प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। तो अब वायरस में अननेसेसरी थिंकिंग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें जानकारी बहुत कम है। तो सेल रिक्वायरमेंट, कोई भी तरह का सेल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल का एक बाउंड्री होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इतना फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया ना, हम लोगों ने मेहनत कर लिया है, अभी तो हम समरी बना रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, घर का बाउंड्री इज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड सेपरेशन। आप प्रोटेक्ट हो जाएं और सेपरेट हो जाएं, वो फॉर दैट सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म फ्लूइड भरा हुआ है सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। बाद में इसी का नाम हम लोग बदल देंगे। फिलहाल सेल के अंदर काम भी करना है, उस काम के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है और वो मीडियम है साइटोप्लाज्म। तो एक वर्ड भी दे रहे हैं और उसका काम भी बता रहे हैं। और बात करते हैं, सेल के अंदर को बहुत सारा काम होने वाला है, तो एवरी वर्क शुड बी इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे। तो कोई ना कोई मालिक होना चाहिए जो काम करवाए। एक मालिक हो तो काम हो सकता है, काम बड़े अच्छे से हो सकता है। अगर मालिक नहीं होगा तो कुछ भी होगा तो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होगा। तो कंट्रोलर चाहिए, दैट कंट्रोलर कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। यही आपके बुक में लिख देता है न्यूक्लियस। ठीक, अदरवाइज हम जानते हैं कि कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। फिलहाल जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल को आप DNA कह सकते हैं, आप RNA कह सकते हैं, आप जीन कह सकते हैं, आप क्रोमोसोम कह सकते हैं, आप न्यूक्लियस कह सकते हैं। इसे हम कंट्रोलर समझते हैं। और एक और जो आपके बुक से काफ़ी बाहर चले गए हम, एक ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि सबको समझ में आना ये था कि सेल के अंदर अगर कोई भी काम होता है तो एंजाइम से होता है। एवरी वर्क इनसाइड द सेल इज़ कैरिड बाय एंजाइम, और एंजाइम बना हुआ होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन जैसा वैसा एंजाइम और वैसा काम। और पॉइंट वाली बात यह है कि हमारे जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन बनाने आता ही नहीं है, तो उसने एक ट्रांसलेटर रखा हुआ है। ट्रांसलेटर का नाम है राइबोसोम, जिस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। एक ऐसा जिसमें जो मेम्ब्रेन लेस एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है सेल के अंदर। ठीक, जेनेटिक मटेरियल इस राइबोसोम की मदद से अपने मन चाहा प्रोटीन को फॉर्मेशंस करवा लेता है। ठीक, तो बनवाने वाला तो जेनेटिक मटेरियल ही था, लेकिन जो सामने रह के बना रहा है वो है राइबोसोम। तो बेसिकली 4 चीज़ चाहिए होता है। डन। आगे बढ़ते हैं। सेल के अंदर फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड को हम प्रोटोप्लाज्म, सेल के अंदर कैसा भी फ्लूइड, कैसा भी मतलब कहने का मतलब है कि अभी आप जानकारी में हो गया है आपका कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर का भी फ्लूइड। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर भी फ्लूइड होगा। कोई भी फ्लूइड को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उससे 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड और एक न्यूक्लियस के बाहर का फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपको मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे। हालांकि आपके बुक में ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया गया है, आपके बुक में लिखा गया है कि सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर जो मिलेगा उसे सेल ऑर्गेनेल कहेंगे। चलेगा आपके लिए। अभी फिलहाल बड़े क्लास में जाएंगे तो कहा जाता है कि जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है उसी को सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है, नो प्रॉब्लम। न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में ऐसा गोल बनाया गया, देख रहा है आपको, ये गोल बनाया गया है, बीच में होल रखा गया है। ठीक, तो वर्ड दिए गए हैं। जो सबसे ऊपर का लेयर हो गया, 2 लेयर दिख रहे हैं, एक ऊपर का लेयर, एक अंदर का लेयर। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। समझो कि मालिक का ये ऑफिस है, जैसे न्यूक्लियस कहा जाता है।
तो एक ऐसा सेल है जिसके पास ऑफिस है, एक ऐसा सेल जिसके पास ऑफिस नहीं है। जैसे शायद पीछे रह गया हमारे पास, हाँ ये वाला हिस्सा, एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक होता है, और अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक, अगर होता है तो यूकैरियोटिक होता है। सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में होते हैं। दैट्स इज द डिफरेंस। ये बहुत पुराना है, बहुत प्रिमिटिव लाइफ है। बैक्टीरिया वगैरह में होता है जिसमें ऑफिस नहीं है, मालिक कहीं पर भी कुर्सी लगाए बैठ जाएगा तो वही उसका ऑफिस हो गया। और यूकैरियोटिक में बाकायदा वेल डिज़ाइंड ऑफिस बना हुआ है, मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ, एक नहीं डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा हुआ है। दिख रहा है जैसे आपको डबल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स डबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और जो छोटा छेद हो गया दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। अंदर घुसेंगे तो फ्लूइड मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर घुसेंगे तो एक गाढ़ा सा जगह है, दिख रहा है आपको गाढ़ा सा जगह, ये गाढ़ा सा जगह जिसे न्यूक्लियोलस कहेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक, न्यूक्लियस सही मायने में क्या है, तो उसके वहाँ पर आरएनए, डीएनए का भाई है, डीएनए ही बनाता है आरएनए। आरएनए देख रहा है आपको, स्मॉल आरएनए, जो कि भविष्य में यही आरएनए क्या बन जाएगा, राइबोसोम। दिस इज द ट्रांसलेटर जो रिक्वायर्ड है फॉर डीएनए, फॉर जेनेटिक मटेरियल। और अंदर झांकते हैं तो रस्सी जैसा, ऐसा धागा जैसा कुछ दिखता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। हालांकि आपका क्लास छोटा है तो हम लोग क्रोमोसोम कह देते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए मिलेगा, डीएनए के अंदर ही जीन मिलेगा। तो कोई जीन कहे, डीएनए कहे, या क्रोमोसोम कहे, या न्यूक्लियस कहे, लगभग एक ही तरह का बात कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि किस स्तर का बच्चे बोल रहे हैं, क्लास 8 का बच्चा बोल रहा है, 9 का बच्चा बोल रहा है, 11 का बच्चा बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डन। इतना हो गया हम लोग का न्यूक्लियस के बारे में। ठीक, एक 2 लाइन में आंसर है, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोलर है। और एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना, वही इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड। हम लोगों के पास कुछ अनुवांशिक गुण आते हैं, अनुवांशिक सुने होंगे, ठीक, वंशागत सुने होंगे, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। वंशागत पैसा आता है, दादाजी का पैसा पिताजी को पैसा बेटी को भी होता है फिलहाल तो उससे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो हम लोगों में भी गुण आते हैं, अपने माता पिता का गुण हमारे में आता है, अपने दादाजी का गुण आता है, तो पूरे खानदान का गुण हम लोग में आता है। अब वो गुण लेके कौन आता है, डीएनए है ऐसा जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशंस को। डन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, मतलब एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपको, साइटोप्लाज्म में एंट्री करेंगे सेल ऑर्गेनेल, उसके बारे में एक डायग्राम बनाया जाएगा और काम दिखाया जाएगा। इस हिस्से को भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और काम चल जाएगा। होपफुली बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, और हमारा प्रयास है कि हम ये चाहते हैं कि हमने बना दिया इतना ना, अब आप काम करो, जैसे कि थोड़ा सा दिखा दे कि हम भी हैं यहीं पर। ठीक, अब आप काम करो क्या कि जैसे हमने बनाया आपके लिए ये वीडियो, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स ऑन सेल, आप भी काम करें। आप भी ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके, मतलब फ़ोटो खींच के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बीच बीच में अपने आप को सामने लाकर मोबाइल के थ्रू बताइए व्हाट इज़ सेल एंड ऑल। आपके अनुसार जैसा हमने बनाया वैसे ही बना सकते हैं आप, और अपना भी क्रिएटिविटी लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके, ठीक, अभी एक और पार्ट बाकी रहेगा सेल ऑर्गेनेल के बारे में। धन्यवाद।